हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट 2 बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म में जो लास्ट 3-4 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे आईसीआर एसआरएफ में या फिर एएसआरबी नेट में। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी है कॉन्सेप्ट्स उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज बोथ आर आइसोजाइम्स। ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों आइसोजाइम्स हैं और एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है उसकी एफिनिटी ग्लूकोज के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हेक्सोकाइनेज है उसकी एफिनिटी ज़्यादा है ग्लूकोज के लिए एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोकाइनेज। और जो ग्लूकोकाइनेज है ये लिवर में प्रेजेंट होता है मोस्टली प्रीडोमिनेंटली, और हेक्सोकाइनेज सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कौन कहाँ प्रेजेंट होता है या फिर किसकी एफिनिटी ज़्यादा है और किसकी एफिनिटी कम है। तो फर्स्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबस्ट्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से इसका मैच करना है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी किसी बायोमोलिक्यूल का रेस्पिरेशन होता है, पूरा मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे कितनी CO2 रिलीज़ होती है और हम उसको ऑक्सीजन कितनी देते हैं, उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, तो O6 प्लस 6O2 ये बनता है 6 CO2 प्लस 6H2O में 6 ही हमने इसको ऑक्सीजन दी, 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो 6/6 डिवाइडेड हो गया, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 यूनिटी होता है। तो ये डिपेंड करता है बायोमोलिक्यूल्स की उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो के ऊपर। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है उस बायोमोलिक्यूल में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप ही ज़्यादा बनेगी, और हमको ऑक्सीजन फिर एक्सटर्नल ऑक्सीजन हमको कम देनी पड़ेगी। तो वैसे ही जो फैट्स होते हैं, फैट्स में ऑक्सीजन बहुत कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलेगी, इसलिए फैट्स का जो है वो 0.7 होता है। और ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सीजन ऑलरेडी ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन कम देनी पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है उसकी वजह से, तो मोर देन 1 हो गया। और सक्यूलेंट में जो कैम प्लांट्स होते हैं उसकी लेस देन यूनिटी होती है, या लेस देन यूनिटी या ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो होती है। तो ये है इसका आंसर। इसका आंसर है 1, ए का 1, बी का 2, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1, सी का 5 0 या फिर लेस देन यूनिटी बोलते, या फिर और डी का 0.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज़ नोन फॉर डिलेइंग इन सेनेसेंस। ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। डिलेइंग इन सेनेसेंस जो करवाता है वो साइटोकाइनिन करवाता है, और इसमें ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना भी है जिसे हम रिचमंड लैंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या है कि एक पैच पे उन्होंने साइटोकाइनिन को स्प्रे किया था, तो उससे क्या है वो पैच तो हरा भरा रह गया और बाकी जगह जो है वो दूसरा पैच जो है वो येलोइश हो गया, क्योंकि उसमें सेनेसेंस हो गई लीफ की, तो इसलिए उसको रिचमंड लैंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर। अब ये थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है अगर हमें नाम याद नहीं है तो, लेकिन अगर हमने इसको हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं, क्योंकि देखो GA3 जिब्रेलिन हेल्प करता है सीड जर्मिनेशन में, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड है टीबा, ये जो है ये ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट का इनहिबिटर है। अगर हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये ऑक्सिन के ट्रांसपोर्ट में, तो इनहिबिटर है उसका ये टीबा, तो ये भी नहीं हुआ। IBA ऑक्सिन है तो ये भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया कॉमेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। फिनाइल एलानिन, ये तो सिंपल है, ये भी
अगर आप मेरा अमाइनो एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड और एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइनो एसिड कैसे याद रखने हैं। ये देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए FWP फिनाइलएनालिन, ये ट्रिक है। ग्रैंडमा ऑलवेज विजिट्स लंदन इन मे फॉर विंस्टन्स पार्टी। ग्रैंडमा ऑलवेज विजिट्स लंदन इन मे फॉर विंस्टन्स पार्टी। ये सब नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, मतलब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है, इसीलिए ये पेरीफेरी में नहीं प्रेजेंट होते, नॉट प्रेजेंट इन पेरीफेरी, बाहर नहीं प्रेजेंट होते, ये इनसाइड मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन है उसके, जो चैनल बनाते हैं। तो ये फिनाइलएनालिन इसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट है बेसिक कैरोटिनॉइड स्ट्रक्चर बैकबोन कंसिस्ट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स लिंक्ड बाय विच बॉन्ड। आइसोप्रीन यूनिट है वो कार्बन कार्बन की चेन होती है, तो उसको कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 है 2 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल कैन बी कोवैलेंटली जॉइंड थ्रू सब्सटीट्यूटेड अमाइड लिंकेज टर्म्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो 2 अमाइनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं, उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, ये भी प्रेजेंट, ये भी करेक्ट है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है कि उसमें से वाटर का रिमूवल होता है, जैसे कि ये देखिए 2 अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अमाइड लिंकेज, रिएक्शन इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वाटर का रिमूवल हो रहा है। ये देखिए, और अगर हमें इसको तोड़ना है तो हमें वाटर वापस उसको देना पड़ेगा। और एक दो बातें और बता दूं मैं यहाँ पे, जो ये बॉन्ड जो बनता है बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम ओमेगा बॉन्ड बोलते हैं, और ये रोटेट नहीं करता है। जब हम रामाचंद्र प्लॉट पढ़ते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये बॉन्ड रोटेट नहीं करता है, जो ओमेगा बॉन्ड है। ये बॉन्ड रोटेट करते हैं जो इसके आसपास बने होते हैं। ये हो गया हमारा शाय और ये हो गया फाय। जो कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है ये शाय बॉन्ड होता है, और ये फाय बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड रोटेट करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये बॉन्ड्स। रामाचंद्रन प्लॉट में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन इज़ अ प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ IA इन प्लांट्स। IA मतलब ऑक्सीजन, और इथाइलिन इज़ नोन टू बी सिंथेसाइज्ड इन प्लांट टिश्यू फ्रॉम अमाइनो एसिड मिथ्योनिन। ये सिंपल स्टेट, ये भी एक फैक्चुअली क्वेश्चन है कि इसमें प्रिकर्सर, आपको हार्मोन के प्रिकर्सर याद होने चाहिए कि ऑक्सीजन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन है, इथाइलिन का प्रिकर्सर मिथ्योनिन है, बस सिंपल, तो दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ कैटलाइज्ड रिएक्शन is transient in nature. In this the complex dissociate into product and change enzyme which is immediately free from all enzyme product complex. थोड़ा सा लाइन दी है घुमा फिरा के, लेकिन सिंपल है ये भी, कि जो पूरा प्रोसेस कैसा होता है। ये एंजाइम है, फिर ये सबस्ट्रेट है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एक एंजाइम निकलता है और एक प्रोडक्ट निकलता है। इस तरह से होता है। तो ये जो स्टेट है ये ट्रांजिएंट स्टेट रहती है। ये दोनों एक्चुअली ट्रांजिएंट स्टेट है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तुरंत ये फिर फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों ही एक्चुअली स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाँ, ये ट्रांजिएंट स्टेट है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, और बाद में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से ये फ्री हो जाता है। फ्री ऑल एंजाइम, ये एंजाइम जो है फ्री हो जाते हैं और प्रोडक्ट फ्री हो जाता है उससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग जर्मिनेशन स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड फर्स्ट इनटू माल्टोज in cotyledon endosperm of the germinating seed, and then maltose is converted to glucose by maltase. ये भी करेक्ट है। और two above formed glucose molecule are oxidized into pyruvic acid in cytosol by glycolysis and then citric acid cycle oxidize pyruvic acid to liberate energy needed for the seed germination. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी करेक्ट है। होता क्या है एक्चुअल में कि सीड में जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म में वो स्टार्च प्रेजेंट है,
तो स्टार्च जो है वो डिग्रेड होता है, वो सिंपल शुगर में डिग्रेड होता है। उसके बाद जो सिंपल शुगर है वही सिंपल शुगर एंटर करती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस में, फिर टीसीए साइकिल में, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो वहाँ से जो एटीपी रिलीज़ होता है वही एनर्जी यूज़ होके फिर जर्मिनेशन में यूज़ होती है। तो ये भी स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी बनता है, कई बार सीड के ऊपर जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्टार्च की डिग्रेडेशन के लिए जो सीड में है, तो वो अल्फ़ा अमाइलेज होता है। अल्फ़ा अमाइलेज एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सीड में, और जो अल्फ़ा अमाइलेज है उसको बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो है जीए। इसीलिए जीए को हम, जिब्रेलिक एसिड को हम बोलते हैं कि वो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जीए से अल्फ़ा अमाइलेज बनता है, एक्टिवेट करता है वो इसको, और उससे फिर स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होता है वापस ग्लूकोज में, ग्लूकोज से फिर एनर्जी मिलती है, जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट है एंजाइम सर्व एज अ कैटलिस्ट बाय डिक्रीजिंग द फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये तो पूरा डेफिनेशन से ही एक तरह से कि फ्री एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, तो ये तो करेक्ट है। द कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम्स कम फ्रॉम देयर ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट टुगेदर इन अ फेवरेबल ओरिएंटेशन टू प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल शुगर यूनिट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है मोनोसैकेराइड के बारे में। फिर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड, ये गलत है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आर मोनोसैकेराइड्स। ये हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन की शुगर है, लेकिन ये मोनोसैकेराइड्स है। अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन ऑर्डर दे अपीयर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी पे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसके ऊपर है ये, ऑर्डर से करना है उसको। तो इसका ऑर्डर जो है, पहला है NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है सक्सीनेट Q रिडक्टेज, तीसरा है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और चौथा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये जो 4 कॉम्प्लेक्स बने हैं, ये 4 कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल में, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये 1 2 3 एंड 4 होता क्या है, जो NADH है, जो भी ग्लाइकोलिसिस से NADH आया या फिर TCA साइकिल का NADH आया, वो यहाँ एंटर करता है, और TCA साइकिल में एक FADH2 बनता है, वो सेकंड में एंटर करता है। जब आप ETC पढ़ेंगे तो और फिर ये फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है थर्ड को, सेकंड वाला भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है थर्ड को, ये फाइनली 3 को 4 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसके बाद ये ऑक्सीजन को, फाइनल जो एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन रहता है, इस तरह से चलता है। तो जो NADH, इसीलिए जो फर्स्ट है वो NADH रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्टेज है, या इसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, इसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, इसको भी डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। और ये सेकंड वाला है वो FADH2। अब इसका पता आप इस तरीके से भी लगा सकते हो कि जब आप TCA साइकिल पढ़ोगे तब आप देखोगे कि एक जब सक्सीनेट जो है फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे FADH2 रिलीज़ होता है, और एंजाइम यूज़ होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज ये जो एंजाइम है, एक और क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम वो है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक्चुअली में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कई बार। ये जस्ट जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, TCA एक्चुअल में जो TCA साइकिल है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, लेकिन जो ये वाला एंजाइम है उसमें ये एंजाइम आता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए ये वाला जो स्टेप है, इसमें सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ होता है और FADH2 बनता है। यही FADH2 इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है फर्दर। तो थर्ड जो है वो BC1 कॉम्प्लेक्स है, ये
फोर्थ को ट्रांसफ़र करता है, और ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ये फोर्थ है, ये फाइनली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए मेन जो है वो, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन रहता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। इसमें प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। यहाँ देखिए, ये देखिए एसिटाइल कोएंजाइम है, ये एंटर कर रहा है यहाँ से, मेन यही होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस से आते हुए, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, और उसके बाद वो एंटर करता है। तो और ये जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी देख लेते हैं। ये देखो 4 कार्बन कंपाउंड ये है, 2 कार्बन कंपाउंड ये है, और ये बनता है फाइनली 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे, इस तरीके से ऑक्सैलो एसिड से मिलके। फिर फाइनली ये 6 का कार्बन कंपाउंड है, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ होती है फर्स्ट स्टेप में, फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ हो गई, ये देखिए, फिर ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड, बस 4 कार्बन कंपाउंड ही रहता है, और फाइनली वही ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट होता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी आगे रिलीज़ नहीं होती है, ये होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज़ ज़ीरो विच इज़ मैक्सिमम, वाटर पोटेंशियल फॉर सॉल्यूशन इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव वैल्यू। ये भी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो रहता है, और इसी वजह से, और जो जब सॉल्यूशन में जितना भी आप सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो वाटर पोटेंशियल उतना ही कम होता जाता है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल होता है आप फ्री एनर्जी ऑफ वाटर। अब जैसे जैसे आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं उसकी फ्री एनर्जी कम होती जाती है, तो इसीलिए वो मोर नेगेटिव होता जाता है। और यही एक कॉन्सेप्ट है, इसी फिनोमिना के बेस पे ही वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम सॉइल टू रूट सेल्स, फिर रूट से फिर लीव्स के लिए भी वाटर इसी वजह से मूव करता है, क्योंकि जो रूट के जो सेल्स होते हैं उसमें जो सॉल्यूट होता है वो ज़्यादा रहता है, और एज़ कम्पेयर टू जो बाहर वाटर है वो कम रहेगा। बाहर वाटर है वो उसमें सॉल्यूट्स कम रहेंगे, तो वाटर पोटेंशियल जो बाहर है सॉइल में जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूट्स, तो जो वाटर है वो मूव करता है रूट्स की तरफ। तो ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है द बैक्टीरियम बर्कुलरिया डीक्लोरोनेट द पेस्टिसाइड 2,4,5-T aerobically, releasing chloride ion in the process. This biodegradation reaction is catalyzed by dash enzyme. ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चंस ये, लेकिन क्योंकि ये मोस्टली नहीं पढ़ते ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम जो कॉन्सेप्ट में के बीच में, लेकिन ये क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि ये जो 2,4,5-T कंपाउंड है ये एक्चुअल में आया है हार्मोन से। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बने हैं। ये 2,4,5-T है, ये वियतनाम वॉर में यूज़ किया गया था, इसे एजेंट ऑरेंज भी बोलते हैं। इस पे ज़रूर क्वेश्चन आया है पहले भी, इसको एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। ये ऑक्सिन है, ये यूएस ने यूज़ किया था वियतनाम वॉर में। वियतनाम वॉर में किया था ताकि वियत कॉन्ग्स की फसलों को बर्बाद किया जा सके, उसके लिए इस कंपाउंड का यूज़ किया गया था, एजेंट ऑरेंज इसे बोलते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बैक्टीरियाज़ है स्यूडोमोनाज और कुछ डिफरेंट बैक्टीरियाज़ है वो इसको डिग्रेड भी कर देते हैं, तो वो ऑक्सीजनेज जो स्टेप्स है उस से ये डिग्रेड हो जाता है। लेकिन इस पे ज़रूर क्वेश्चन आया कि एजेंट ऑरेंज क्या है, तो ये 2,4,5-T, ये 2,4D और 2,4,5-T इसका ये मिक्सचर है, उसको एजेंट ऑरेंज बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है ऑल लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल बैकबोन 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। लिपिड और रीज़न है लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल एंड नॉट ऑल लिपिड्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी सही है। ऑल लिपिड्स लिखा है इसमें, ऑल लिपिड्स नहीं होता है। हाँ, फॉस्फोलिपिड्स जो रहते हैं उसमें रहता है कि एक जो ये एक ग्लिसरॉल है इस तरह से, और उसमें 3 फैटी एसिड की चेन्स है, ये रहता है। लेकिन सब ऐसे लिपिड नहीं होते, कुछ स्फिंगोलिपिड्स है, वो उसमें आगे दूसरा कंपाउंड होता है
स्फिंगोमाइलिन, उसमें फिर फैटी एसिड की चेन्स पीछे रहती है, तो डिफरेंट रहता है, तो ऑल लिपिड्स तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। हाँ, लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल, नॉट ऑल लिपिड्स आर द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाय द जॉर्ज बीडल एंड एडवर्ड एटम। वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, तो उसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो कौन सी लाइन है। वन जीन कोड्स फॉर मल्टीपल प्रोटीन्स, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वन एंजाइम की बात कर रहे हैं। वन जीन कोड्स फॉर वन प्रोटीन विच कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वन एंजाइम की बात हो रही है। फिर वन जीन कोड्स फॉर वन पॉलीपेप्टाइड विच फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है वन जीन कोड्स फॉर सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल विच मे हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये राइबोजाइम की बात हो रही है, तो ये भी नहीं है, तो ये वाला 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स आर एंजाइम्स दैट आर अटैच्ड टू एन इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स आर लेस स्टेबल, लेस रियूजेबल देन देयर सॉल्युबल काउंटर पार्ट्स, ये इनकरेक्ट है। ये एक्चुअल में यूज़ ही इमोबिलाइज्ड एंजाइम इसलिए किए जा सकते हैं ताकि उनको रीयूज़ किया जा सके और वो स्टेबल ज़्यादा हो, तो इसीलिए ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इनिबिशन टाइप, ये एंजाइम इनिबिशन के ऊपर है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, उसके ऊपर है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तो वो मॉलिक्यूल होता है कंपटीशन किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो जो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करेगा वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। तो मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कंपीटिंग विद द सबस्ट्रेट फॉर बाइंडिंग साइट, पहला फर्स्ट। फिर है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू द एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ये है causing the conformational changes that decrease the enzyme's activity, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये एक्चुअली एलोस्टेरिक इनिबिटर भी वही सेम ही चीज़ है। फिर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या हुआ, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ एक बात है कि वहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात होगी, वो इससे बाइंड करता है। अ मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट रिड्यूसिंग द ओवरऑल रिएक्शन रेट, ये है uncompetitive inhibitor. Allosteric inhibitor, a molecule that binds to the enzyme at a site other than the active site, inhibiting the enzyme activity without competing with the substrate, ये substrate से compete नहीं करता है, ये allosteric site पे bind करता है, इसलिए allosteric inhibitor। वही 1 2 3 4 पूरा वही। नेक्स्ट है what is the region on the enzyme where the substrate bind, ये तो साफ पता है एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, स्पेसिफिकली तो एंजाइम एक्टिव साइट। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ये एंजाइम बिकम्स इनएक्टिव एट बिलो मिनिमम टेम्परेचर, इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू डीनेचुरेशन। देखो एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव एट बिलो मिनिमम टेम्परेचर, ये तो ठीक है, इनएक्टिव तो हो सकते हैं एंजाइम, लेकिन एंजाइम की जो इनएक्टिविटी है वो डीनेचुरेशन की वजह से नहीं होती है, क्योंकि एंजाइम डीनेचर नहीं होता है उसमें, बस जो एनर्जी है ना सिस्टम में, उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो बहुत कम हो गई है उसके फंक्शन के लिए, बस इतना सा रहता है। क्योंकि जब हम उसको, अगर हम फिर से उसको एनर्जी दे देंगे, जब हम फिर से उसको थॉ करते हैं तो फिर से एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे -20 या -80 में हम अपने सॉल्यूशन इनको रखते हैं ताकि एंजाइम एक्टिविटी, जैसे हम टिश्यू सैंपल्स को हम -80 में रखते हैं ताकि अगर हमें आरएनए जैसे आइसोलेट करना है तो आरएनएज की एक्टिविटी को कम कर देता है ये, बिल्कुल जब -80 में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको अगर थॉ करेंगे तो आरएनए फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और आरएनए को डिग्रेड करने लग जाएगा। तो इनएक्टिविटी इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डीनेचुरेशन, तो ये तो सेकंड जो है वो गलत है। एट लो टेम्परेचर, इसकी एक्सप्लेनेशन at low temperature enzyme become inactive due to reduced kinetic energy, not denaturation. Denaturation happens at high temperature और extreme pH, जब उसको तोड़ ही देता है एंजाइम को वो। Which of the following is the only vitamin containing a trace element cobalt? तो इसमें B12 है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कोबालामाइन बोलते हैं इसको, तो हाँ B12 इज कोबालामाइन, उसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन
ऑफ सबस्ट्रेट एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस इन, इसका है 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ अ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ जो मोल्स है वो पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो पर लीटर है डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट लीटर ऑफ सोल्यूशन पर लीटर में। नेक्स्ट है कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसको देखना है। पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन इज फाउंड बाय एंजाइम पेप्टाइडेज, ये तो गलत है। जो पेप्टाइडेज एंजाइम है वो प्रोटीन जो पेप्टाइड बॉन्ड को है वो उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो ये तो गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये गलत है। सेकंड, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड, ये करेक्ट है। प्राइमरी सीक्वेंस पेप्टाइड बॉन्ड से होती है। अभी हमने पीछे भी देखा कंडेंसेशन जो रिएक्शन होता है उससे जो 2 अमीनो एसिड बाइंड करते हैं उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, या फिर उसमें लिंकेज एमाइड लिंकेज होती है। फिर नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय आयनिक हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये भी करेक्ट है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें हमारे जो आर ग्रुप्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स जितने भी आयनिक बॉन्ड है वो बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें भी आपस में, तो ये भी करेक्ट है। द हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज इज़ इम्पॉर्टेंट टू द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, यस ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की वजह से तो लिंकेज होगी आपस में, इन्हीं जो आर ग्रुप होंगे उन्हीं की वजह से पता चलता है कि उन्हीं की वजह से वो आपस में लिंक्ड होते हैं कि किस बॉन्ड से ये लिंक होंगे वो, तो ये भी करेक्ट है। The ability of peptide bonds to form intramolecular hydrogen bonds is important to secondary structure, ये वाला भी important है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हम रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ते हैं ये इसमें, तो इन मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल जब रोटेट करते हैं, ये जो बॉन्ड्स रोटेट करते हैं इनकी वजह से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं एक्चुअली, तो इसीलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इसीलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। और एक हाँ, इसमें ये बात है कि जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं तो इसमें आर ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, आर ग्रुप्स जो रहते हैं अमीनो एसिड की उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए ये BCDE ये करेक्ट है, BCDE ओनली। चलिए नेक्स्ट है मैच लिस्ट विद द लिस्ट टू, ठीक है। इसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कमर्शियल सिग्निफिकेंस से वो करना है। तो ग्लूटामिक एसिड, फर्स्ट ग्लूटामिक एसिड, इसका तो फ्लेवर एनहांसिंग एजेंट है ग्लूटामिक एसिड। फ्लेवर एनहांसिंग ऐसे है कि जब हम वो MSG पढ़ते हैं, जब बोलते हैं कि MSG यूज़ हुआ है, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, तो उसमें ग्लूटामेट जो है, ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड, तो उसका फ्लेवरिंग एजेंट है। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन क्या हो गया, ये प्रिकर्सर ऑफ एस्पार्टम है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसका प्रिकर्सर है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर। और फिर C लाइसिन, एंटी कैंसरस एजेंट लाइसिन। लोवास्टेटिन, अगर आपको लाइसिन का नहीं पता है एंटी कैंसरस एजेंट, तो वैसे जो लोवास्टेटिन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ड्रग है, वो यूज़ होती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ये ड्रग यूज़ होती है लोवास्टेटिन। तो ये जो मेलोनेट पाथवे है, मेलोनिक एसिड पाथवे, उसको इनिबिट करता है लोवास्टेटिन, ये इंपॉर्टेंट एक इनिबिटर है मेलोनिक एसिड का, तो उससे याद रह सकता है। ये एवरमैक्टिन जो ये है वो एंटी पैरासिटिक एजेंट है। ग्लूटामेट MSG फ्लेवर एनहांसर, फिनाइल एलानिन ये एस्पार्टम प्रिकर्सर जो कि हमारा इसको शुगर फ्री भी बोलते हैं वो एस्पार्टम, और लाइसिन डेरिवेटिव एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़, लोवास्टेटिन स्टैटिन ड्रग, एवरमैक्टिन एंटी पैरासिटिक। हु डिफाइंड एंजाइम्स, तो एंजाइम की टर्म को कॉइन किसने किया था, वो कोहने ने किया था, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कोफैक्टर के ऊपर है,
कौन से कोफैक्टर किस एंजाइम में होते हैं, ये भी मोस्टली जब हम पढ़ते हैं तो आ ही जाता है, याद आ ही जाते हैं कि जो काइनेज, मोस्टली जब भी काइनेज आता है तो उसमें मोस्टली मैग्नीशियम आयन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हेक्सोकाइनेज हो गया, पायरुवेट काइनेज हो गया, मोस्टली मैग्नीशियम ही होता है यूज़, तो ये भी ईजी है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में Cu है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में Cu2 पॉजिटिव, जब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं ETC में, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि Cu जो है वो ये कॉपर आयंस वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो यूरिएज निकल, कैटालेज Fe2 पॉजिटिव, हेक्सोकाइनेज Mg2 पॉजिटिव है। अगर यूरिएज और या कैटालेज नहीं भी पता है तो यूरिएज तो मोस्टली पता है कि निकल, तो फिर इनसे आप एलिमिनेशन से भी पता कर सकते हैं कि कैटालेज में क्या होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। हु कॉइन्ड द टर्म फाइटो हार्मोन्स, रीस एंड कैक्सन। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन से मैच करना है, तो इसमें देखो डिले इन सीनेसेंस साइटोकाइनिन डिले इन सीनेसेंस करता है, और प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, ये ऑक्सीजन मोस्टली यूज़ होता है इसमें। और इथाइलिन जो है वो एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी करवाता है लीव्स में। लेकिन इंक्रीज क्लोरोफाइलेज एक्टिविटी, ये थोड़ा सा डाउट है मुझे, जिब्रेलिन नहीं करता है ये इंक्रीज क्लोरोफाइलेज एक्टिविटी, ये एक्चुअली इथाइलिन ही करता है, क्योंकि जब वो सेनेसेंस कॉज करवाता है तो क्लोरोफिल को वो डिग्रेड करता है, तो इसीलिए तो येलोइंग ऑफ लीव होती है, तो ये थोड़ा सा डाउट है इसमें। हाउ मेनी एंजाइम्स इन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो देयर आर 3 एंजाइम्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक कॉम्प्लेक्स होता है, जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तब, तो वहाँ 3 एंजाइम्स यूज़ होते हैं। वहाँ एक CO2 रिलीज़ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, एक डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेज, ये 3। और इनके जो कोफैक्टर है या प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो है यहाँ पे दिए हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है साइनाइड इंटरफेयर्स विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय इनहिबिटिंग F0 कॉम्प्लेक्स, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरफेयर विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये भी इनहिबिटर के ऊपर है। इसमें आपको इनहिबिटर याद करने होंगे, ETC के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिटर याद करने होंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो साइनाइड है वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है, और वैसे ही मोनोऑक्साइड है वो भी कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करती है दोनों। ये जो है ये पार्ट जो F0 ये पार्ट है, F0 पार्ट ये आपका जो ATP सिंथेज है, ATP सिंथेज वो जो है उसका F1 F0 पार्टिकल है, वो दो उसका है ये, तो उसको नहीं करता ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है मैच अमीनो एसिड विद इट्स टाइप, कौन सा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक है, ये मैंने अभी जो आपको बताया उसमें अमीनो एसिड, जब हम फिनाइलएलानाइन देख रहे थे तो उसमें देखना आप, उसमें लिखा है जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है उसका एक बना होगा ग्रैंडमा ऑलवेज विजिट लंदन फॉर द इंस्टेंस पार्टी, तो उसमें ये ल्यूसिन आ जाता है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में। एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड है ये, और सेरीन हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है, और एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है, और लाइसिन बेसिक है। ये उसमें एक ट्रिक दी है, उसमें सारे आपको अमीनो एसिड याद हो जाएंगे। मैच सब्सटेंस विद लैम्डा मैक्स, ये वैल्यूज़ दी है कुछ डिफरेंट टेस्ट्स की, उसके ऊपर है, याद रहता है तो अच्छी बात है। ये वाला DNA तो याद होता ही है सभी को कि 260 नैनोमीटर पे है। मोड ऑफ एक्शन टीबा, मोड ऑफ एक्शन क्या है, पोलर ट्रांसपोर्ट, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये इनहिबिट करता है ट्रांसपोर्ट को, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ये इनहिबिट करता है। इसी के साथ एक और आता है दूसरा वाला जिसको NPA बोलते हैं, दो है ये इंपॉर्टेंट है, NPA एंड टीबा, ये दो मोस्टली पूछे जाते हैं। ये पिन प्रोटीन्स को इनहिबिट करता है, पिन प्रोटीन्स जो रहती है वो इनहिबिट करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, पोलर ट्रांसपोर्ट में। जो पिन प्रोटीन है वो इफ्लक्स कैरियर होते हैं, इफ्लक्स कैरियर्स बाहर निकालते हैं। जो दूसरे वाले होते हैं AUX
वो इन्फ्लक्स करते हैं। तो ये है दोनों। नेक्स्ट है क्लीवेज साइट ऑफ ट्रिप्सिन, लाइसिन और आर्जिनिन, सी टर्मिनल ऑफ लाइसिन और आर्जिनिन। इसका एक चार्ट टाइप का आता है जो कहाँ कहाँ किसकी क्लीवेज साइट है, वो मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आगे डिस्कस करूँगा। ट्रिप्सिन की कहाँ कहाँ वो कट करता है वो। नेक्स्ट है हाउ मेनी एटीपी प्रोड्यूस्ड व्हेन पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन है, पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए ये, क्योंकि इसमें आपको एक तो बीटा ऑक्सीडेशन भी पता होनी चाहिए कि बीटा ऑक्सीडेशन में कहाँ कहाँ कितने NADPH रिलीज़ होते हैं या ATP यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो उससे पता चलता है। बाकी तो सिंपल ही है कि क्योंकि जब भी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, बीटा ऑक्सीडेशन का मेन क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। वो कार्बन जो दो कार्बन टूटते रहते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में बनते रहते हैं, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है फिर हमारा ये अपना TC साइकिल में फर्दर। तो आगे का तो हमें पता ही है कि कितने ATP बनते हैं TC साइकिल से या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, लेकिन हमें उधर देखना पड़ता है कि वहाँ कितने ATP बन रहे हैं। तो ये रहता है, इससे कैलकुलेट करके 106 ATP आता है इसमें कि पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए है, इसमें जो है वो 16 कार्बन का है कंपाउंड। पाल्मिटेट से पाल्मिटाइल कोएंजाइम में बनता है, तो ये 16 कार्बन का है। 16 कार्बन में पहले फिर कितने एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, उसमें रिएक्शन होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के लिए रिएक्शन होते हैं, तो जैसे 8 एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं, तो उसके बाद कितना एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब एंटर करता है TC साइकिल में, फिर कितने ATP रिलीज़ होते हैं, फिर उसके बाद 8 एंटर करेंगे तो कितने होंगे, और उसमें कितने पहले की एक्टिवेशन में कितने खर्च होंगे ATP, तो वो पूरा सारा करके 106 ATP बनता है पूरा टोटल। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। हु कॉइन्ड द टर्म एंजाइम, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये होने वाला है। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल सबस्ट्रेट रिएक्शन। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, कि वो यूज ही उन्होंने सिंगल के लिए किया था, सिंगल सबस्ट्रेट के लिए। द स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट ऑफ एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज K-cat/Km, ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो इसमें स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट में क्या है कि K-cat का मतलब है कि जो हमारा एंजाइम है, K-cat का मतलब है कि एंजाइम जो है वो पर सेकंड कितना सबस्ट्रेट को कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, ये है। और Km क्या है, Km है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे कि जो हाफ Vmax है वो अचीव होती है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगर Km कम होगा, जितना Km कम होगा उतना एंजाइम अच्छा है, जितना K-cat ज़्यादा होगा वो एंजाइम अच्छा है। तो इस तरीके से भी इसकी जो एंजाइम की एफिशिएंसी है वो इस तरीके से वो करते हैं, मेजर करते हैं, और इसी को स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं कि जितना ज़्यादा ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही एंजाइम अच्छा होगा। ये भी इस पर भी क्वेश्चन आता है कि जितना ये स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतना एंजाइम ज़्यादा है, मोर एफिशिएंट है। इस पर भी क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आई थिंक 30 to 40 क्वेश्चंस आज कवर किए हैं। ये सारे क्वेश्चन वही है जो एग्ज़ाम्स में आए हैं, और ये मोस्टली इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने भी ये क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं, अगर आपने इसमें से 80 to 90% अगर आपने सॉल्व किया तो आपके कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर है, तो आप आराम से कर पाएंगे। और ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से हर बार कम से कम 8 to 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी यूनिट का मैं लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, कोई भी मे बी क्रॉप फिजियोलॉजी वाली इंपॉर्टेंट यूनिट को लेके आऊँगा या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।